हेलो स्टूडेंट, मैं डी के पांडे आज आपको डाइजेस्टिव सिस्टम फिजियोलॉजी का एनिमल फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। आप लोग बढ़िया ढंग से मैंने इस चैप्टर को ऐसे सिस्टमैटिक वे में बना दिया है कि आप इसको जैसे ही शुरुआत से पढ़ेंगे तो देखो मैंने इसमें 25 पेज का पूरा मैटर तैयार कर दिया है जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और मैंने इसमें पूरे टोटल 7 लेक्चर बनाए हैं। उन 7 लेक्चर को सीरीज में आपको पढ़ना है और जैसे ही आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे सिस्टमैटिक वे में पढ़ते जाएंगे तो ये पूरा चैप्टर आपको तैयार हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जानते हो जब आप मेडिकल कॉलेज में होंगे ना तो आपको फिजियोलॉजी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से ये 11th का एनसीईआरटी में 11th का कोर्स है, लेकिन आप ध्यान रखिए इसको हर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को पढ़ना है। तो जरा मैं शुरू करता हूँ इसको। डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। देखिए हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। लेकिन पाचन तंत्र को आपको समझना है कि पाचन तंत्र को और क्या बोलेंगे हम लोग। इंग्लिश में लिखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, इसको हम कहेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात आती है कि हम पाचन किस चीज का पाचन कराते हैं। पहला क्वेश्चन होता है पाचन हम किस चीज का करेंगे। पाचन करने की अगर बात आती है तो देखो भाई, जब हम पाचन की बात करेंगे तो हमें समझना होगा कि हम पाचन करते हैं फूड का। तो पहली हेडिंग हमें सबसे पहले पढ़नी होगी फूड। आपका फूड क्या है, फूड के क्या कंपोनेंट होते हैं और कौन सी चीज का डाइजेशन करते हैं और किस चीज का डाइजेशन नहीं करते। क्योंकि भोजन में भी 2 तरह के फूड होंगे आपके। एक ऐसे होंगे जिनका पाचन जरूरी है और ऐसे जिनका पाचन नहीं होता, उनको एज इट इज ऐसे ही कॉमन वे में हम यूज करते हैं। तो जरा देखते हैं कि फूड क्या है। देखो फूड जो भोजन है वो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। क्यों? भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है, पहली बात। और वृद्धि तथा ऊतक के रिपेयरिंग के लिए जो टिश्यू होंगे ना, हमारा शरीर किससे, सेल क्या बनाते हैं, ऊतक, और ऊतक अंग बनाते हैं। टिश्यू और ऊतक की, जिसे आप टिश्यू बोलोगे या कह दो ऊतक की रिपेयरिंग के लिए भी ये ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है। इसका मतलब सिर्फ आप इतने पर मत सीमित रहिए कि ये ऊर्जा प्रदान करता है। ऊर्जा के साथ साथ यह ऊतक की मरम्मत के लिए ऑर्गेनिक पदार्थों को प्रदान करता है और ग्रोथ वृद्धि के लिए भी ये आवश्यक है। वृद्धि के लिए आवश्यक कार्बनिक पदार्थों को प्रदान करता है। ऊतक या कोशिकाओं की रिपेयरिंग के लिए ये ऑर्गेनिक पदार्थ को प्रदान करता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं पाचन, सबसे पहले भोजन का पाचन होगा और पाचन होने के बाद उसका हमारी आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल उसका अवशोषण करेगी। अवशोषण करने के पश्चात उसे ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा विभिन्न भागों में पहुंचाया जाएगा। मतलब उसे एसिमिलाइजेशन कहेंगे, स्वांगीकरण कहेंगे। और इसके बाद हर कोशिका के अंदर ये पचा हुआ भोज्य पदार्थ पहुंचेगा जो जीव द्रव्य के निर्माण में मदद करेगा। इस प्रकार से हमने देखा कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है, जिसमें सिर्फ हम भोजन का पाचन नहीं करते। भोजन का पाचन होगा, अवशोषण होगा, स्वांगीकरण होगा और कोशिकाएं उसे अवशोषित करने के पश्चात जीव द्रव्य का निर्माण करेंगे। इस पूरी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। खैर आज हम लोगों का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसका मतलब हमारा यहां टारगेट होगा भोजन का किस प्रकार से पाचन होगा। जरा देखिए भोजन। सबसे पहले बताइए भोजन में आपके क्या क्या होते हैं, कौन कौन से अवयव हैं। तो आपने देखा भोजन के अगर कंपोनेंट में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज और जलाते हैं।
सो देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल, मैंने इतनी बात करी। इनमें से आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, मींस कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन अगर देखें तो ये क्या करेंगे, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। और ऊतक के रिपेयरिंग के लिए कार्बनिक पदार्थ प्रदान करते हैं। ऊतकों की रिपेयरिंग के लिए का आवश्यक कार्बनिक पदार्थों को प्रदान करते हैं, तथा आपकी वृद्धि या ग्रोथ के लिए भी आवश्यक कार्बनिक पदार्थों को प्रदान करते हैं। दूसरी बात, विटामिन्स और मिनरल जिनको बहुत थोड़ी सी मात्रा में यूज करते हैं, ये माइक्रो मटेरियल हैं, तो इनको ये क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान नहीं करते। लेकिन जैविक क्रियाओं के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। आवश्यक होते हैं, इसका मतलब जैविक क्रियाएं इनके बगैर सुचारू रूप से नहीं चल सकती। अब देखिए, इनकी मात्रा ज्यादा होती है, इस वजह से इनको दीर्घ पदार्थ बोलते हैं। और इनकी मात्रा क्या है, लघु, मींस इनकी मात्रा क्या है, बहुत थोड़ी सी मात्रा में यूज किए जाते हैं। सो ये इनकी मात्रा ज्यादा होगी और इनकी मात्रा कम मात्रा में यूज किए जाते हैं। इनका पाचन करना आवश्यक है, क्योंकि इनको जिस रूप में हम इन्हें ग्रहण करते हैं उस रूप में हमारी आहार नाल इन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। जबकि विटामिन्स और मिनरल या विटामिन्स और खनिज को जिस रूप में हम ग्रहण करते हैं, हमारी आहार नाल उसी रूप में इन्हें अवशोषित कर लेती है। इसका मतलब इन तीन का पाचन आवश्यक है, जबकि इनका पाचन आवश्यक नहीं है। इसके बाद मैंने कहा कि आप जल भी लिखेंगे, क्यों, जल भी आवश्यक है, लेकिन जहां भोजन की बात करेंगे तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज ऐसे हम लोग लेकर चलते हैं। तो इनको ये ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं और ये जैविक क्रियाओं के लिए अति आवश्यक पदार्थ हैं। इनकी मात्रा ज्यादा मात्रा में ये यूज किए जाते हैं, इनकी थोड़ी मात्रा की जरूरत होती है। लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो शरीर में इनकी कमी के कारण विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इस वजह से और आपकी जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चलती, इसलिए यह भी उतने ही आवश्यक है। यह जरूरी नहीं, यह नहीं सोचना कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेन है जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे और ऐसा ऐसा होगा, नहीं, यह भी उतने ही आवश्यक है। अब जरा देखते हैं। अब यह क्लियर हो जाता है, इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन आवश्यक होता है। तो जरा देखते हैं कि पाचन तंत्र में इसे किस प्रकार से इसका पाचन किया जाएगा और हम इसे कैसे आगे चलते हैं। तो जरा देखिए, अगर हम इसमें आगे बढ़ें और देखें कि डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पता चलेगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपने समझने के लिए। तो जरा देखिए, अभी आपने देखा फूड की बात तो हो गई थी। फूड के बाद अब देखते हैं सबसे पहले, पहली हेडिंग क्या होगी, पाचन क्या है। आपको यह समझना है आखिर पाचन है क्या, व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या है यह आपको बताना है। अब बात करेंगे पाचन कितने तरह का होता है, क्यों, कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा। पाचन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाइजेशन, टाइप्स आपको यहां बताएंगे। इसके बाद पाचन कहां होता है,
इसका मतलब डाइजेस्टिव ऑर्गन या पाचक अंग। जब हम पाचक अंग की बात करेंगे तो यहां पर आपको दो प्रकार के पाचक अंग दिखेंगे। एक आपको मिलेगी आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। और दूसरी बात करेंगे पाचक ग्रंथियां। यहां पाचन के लिए आवश्यक कौन कौन सी ग्रंथियां होंगी उनकी बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक पाचन। इस रासायनिक पाचन में, केमिकल डाइजेशन में अगर हम बात करें, इन्हें क्या कहेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड। और यहां बात करेंगे तो ये क्या होगा? केमिकल डाइजेशन। इस केमिकल डाइजेशन में हम लोग विभिन्न प्रकार के एंजाइम से होने वाले पाचन की बात करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा पाचन, पाचन के प्रकार, पाचक अंग और रासायनिक पाचन। अपने समझने के लिए हम लोग इतने पार्ट में इसको बांट सकते हैं। क्यों? अगर चैप्टर की समरी ठीक से बनी होगी तो आप आसानी से उसको समझ सकते हो। अब आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पाचन क्या है। दूसरे में क्या पढ़ेंगे? पाचन कितने प्रकार का होता है। इसके बाद पाचक अंग, जिसमें आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट हैं, और इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, और इसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से एंजाइम और किस प्रकार भोजन का पाचन करते हैं। जो जरा देखते हैं पहला पॉइंट अब हमारा शुरू होगा, पाचन क्या है। अगर हम कहें व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन क्या है अगर बात करें, जरा देखते हैं डाइजेशन क्या है, बताइए। देखिए, अभिसरणशील भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को जिस रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं वो अभिसरणशील होता है। अभिसरणशील का मतलब हमारी आहार नाल उसे अवशोषित नहीं कर सकती। कैसा हो गया? अभिसरणशील। अभिसरणशील भोज्य पदार्थ को विसरणशील भोज्य पदार्थ में एंजाइम तथा जल की सहायता से परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे और लर्न करेंगे। क्या होगा? अभिसरणशील भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को विसरणशील भोज्य पदार्थ में एंजाइम और जल की सहायता से परिवर्तित करने की क्रिया को डाइजेशन कहते हैं। फिर से समझें, क्या कहा हमने? अभिसरणशील भोज। कैसा? जिसे हमारी आहार नाल अवशोषित नहीं कर सकती, इसी वजह से अभिसरणशील भोज्य पदार्थ को, किसमें? विसरणशील भोज्य पदार्थ, जिसे हमारी आहार नाल अवशोषित कर सकती है, में परिवर्तन करना है। कैसे? एंजाइम और जल की सहायता से। इसे हम कहते हैं पाचन। तो जरा देखते हैं कि हमारे अभिसरणशील भोज्य पदार्थ कौन से होते हैं। यहां इधर अगर हम लिखते हैं अभिसरणशील भोज्य, शील भोज्य पदार्थ, और इधर हम लिखते हैं विसरणशील भोज पदार्थ। अभिसरणशील
और विसरणशील भोज्य पदार्थ की बात करेंगे तो अब जरा देखिए, अविसरणशील भोज्य पदार्थ में आपने देखा इनको कहते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन डिफ्यूजिबल। कैसे? नॉन डिफ्यूजिबल। और इधर क्या बोलेंगे, डिफ्यूजिबल। सो नॉन डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल को किसमें चेंज करना है, डिफ्यूजिबल फूड मटेरियल में परिवर्तित करना है। और किसकी सहायता से करना है, ये बताया आपको, एंजाइम और जल की सहायता से। तो जरा देखते हैं, एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से अविसरणशील भोज्य हैं। तो देखो, अभी आपने देखा था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या था, कार्बोहाइड्रेट में कौन से कार्बोहाइड्रेट, सो इसमें आते हैं पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल अगर लोगे तो दो एग्जाम्पल आपको लेना है, एक होता है स्टार्च और एक ग्लाइकोजन। भोजन आपने पढ़ा होगा कि पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है, स्टार्च के रूप में, और जंतुओं में भोजन किस रूप में कलेक्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, सो ग्लाइकोजन के रूप में। सो इसमें दो एग्जाम्पल हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन। इनको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, मोनोसेक्राइड में। पाली को किसमें किया, मोनोसेक्राइड में। इसमें कौन आते हैं, आपने सुना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, नाम आपने सुना होगा, कम से कम ग्लूकोज और फ्रक्टोज याद रखिएगा। दूसरा आता है प्रोटीन। सो हम प्रोटीन को किसमें करेंगे, सो आपको बताना होगा। प्रोटीन के लिए हम लोग लेंगे क्या, सो अगर हम प्रोटीन की बात करें तो यहां पर प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं एमिनो एसिड में, और तीसरा वसा या फैट को डाइजेस्ट करते हैं किसमें, तो आपको पता होगा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। सो इसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करेंगे। अब जरा देखिए, इनको हम कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड लेंगे और पॉलीसेकेराइड को किस में चेंज करते हैं, मोनोसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड में दो आपको याद रखने हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन, जिन्हें मोनोसेकेराइड मींस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करते हैं। सो अब जरा देखिए कैसे करते हैं, जरा इस बात को लिखने के लिए जगह बनाते हैं और फिर लिखते हैं। सो यहां पर इसको करने के लिए हम लोग देखिए कैसे, सो यहां पे ये कन्वर्ट हो रहा है। किस प्रोसेस से कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका नाम है डाइजेशन। प्रोसेस का नाम क्या हो गया, डाइजेशन। और किसकी सहायता से हो रहा है, तो आपने कहा एंजाइम प्लस वाटर, दो की सहायता से ये कन्वर्जन होता है। इसका मतलब क्या है, पाचन की क्रिया, अविसरणशील भोज्य पदार्थ को एंजाइम तथा जल की सहायता से विसरणशील भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं। दूसरा, तो ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा डिफिनीशन। डिफिनीशन के बाद आपको ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन से अविसरणशील भोज्य पदार्थ होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट में तीन तरह के आपने सुने होंगे, 10th स्टैंडर्ड में भी है क्या, तो आपको पता होगा पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड बहुत बड़े साइज के होते हैं
और उन्हें हमारी आहार नाल अवशोषित नहीं कर सकती। मुख्य रूप से दो पॉलीसेकेराइड को हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन? सो आपको बताना पड़ेगा, स्टार्च और दूसरा ग्लाइकोजन। सो इन स्टार्च और ग्लाइकोजन को हम लोग किस पर कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज, और अन्य अगर होंगे तो फ्रक्टोज भी बनेंगे। इस वजह से मीनिंग ये होगी कि पॉलीसेकेराइड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मोनोसेकेराइड में। दूसरा प्रोटीन। प्रोटीन का फाइनल पाचन किसमें होता है? एमिनो एसिड में। प्रोटीन को हम नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, लेकिन एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसी तरह से फैट या वसा। सो अगर हम वसा की बात करें, सो वसा का कैसे करेंगे? सो आपको बताना पड़ेगा, वसा का पाचन हम लोग ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में करते हैं। अब ग्लिसरॉल फैटी एसिड को हमारी आहार नाल अवशोषित कर सकती है, एमिनो एसिड को अवशोषित कर सकती है, मोनोसेकेराइड को अवशोषित कर सकती है। अर्थात ये कैसे हैं? डिफ्यूजिबल, अवशोषणशील, विसरणशील, और कैसे हैं? जिसे अवशोषित किया जा सके। लेकिन ये कैसे थे? अविसरणशील हैं, इन्हें अवशोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान रखना, पाचन की क्रिया में एंजाइम और जल आवश्यक है। सारे एंजाइम किस कैटेगरी के हो गए? तो सारे एंजाइम हाइड्रोलाइटिक है। इसका मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंट को समझते जाइए, पाचन की क्रिया कैसी है? हाइड्रोलिसिस है। इसका मतलब इसमें मैक्रो, बड़े मॉलिक्यूल्स को, बृहद अणुओं को छोटे अणुओं में जल अपघटित किया जाता है। इसका मतलब साधारण भाषा में पाचन कैसी क्रिया है? एक अपघटन की क्रिया है। कैसी? जल अपघटन, जिसमें बड़े अणुओं की हाइड्रोलिसिस की जाती है। किसमें? छोटे अणुओं में। सारे एंजाइम किस कैटेगरी के हैं? सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। इन बात को आपको ध्यान रखना है। अब जरा देखते हैं, इस तरह से आपने देखा कि पहला पॉइंट ठीक है, डाइजेशन। और देखिए, डाइजेशन एक यूनिवर्सल क्रिया है। चाहे कोई छोटा एनिमल हो, बिल्कुल छोटा फाइलम प्रोटोजोआ का एक कोशिकीय जंतु हो, या मनुष्य जैसा विकसित जंतु हो, सभी में पाचन की क्रिया सामान्य है। अर्थात चाहे कोई छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, उससे कोई मतलब नहीं, पाचन की क्रिया यूनिवर्सल है। उन सभी में कार्बोहाइड्रेट अगर उसका भोज्य पदार्थ है, सो वो मोनोसेकेराइड में चेंज होगा, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगी, फैट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगे। इन तभी वो पाचन होगा। लेकिन अब जरा देखते हैं, क्या सभी जीवों में एक जैसा पाचन होता है? पाचन की क्रिया तो समान है, लेकिन कैसा? इसका मतलब अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डाइजेशन। सो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बनाएंगे और बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाइजेशन। टाइप्स ऑफ डाइजेशन। सो अगर हम पाचन के प्रकार की बात करें कि पाचन कितने प्रकार का होता है, तो देखिए, पाचन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने तरह का होगा? 3 टाइप्स का होगा। और पहले प्रकार को कहते हैं क्या? सो अंतःकोशिकीय। कैसा? अंतःकोशिकीय, इंट्रासेल्युलर। दूसरा बाह्य कोशिकीय। एक्स्ट्रा सेलुलर। और तीसरे तरह का पाचन जिसे हम लोग कहेंगे अंतः और बाह्य कोशिकीय। इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा
सेलुलर डाइजेशन। इसका मतलब इसमें दोनों तरह का मिक्स्ड, इसको मिक्स डाइजेशन भी कह सकते हैं। सो आप जरा देखो, अंतःकोश की पाचन की अगर बात करें तो ये कहां होता है? विद इन अ सेल, अर्थात ये कोशिका के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? सो इंट्रासेलुलर पाचन का तात्पर्य ही है कि पाचन की क्रिया कोशिका के अंदर होती है। सो कहां होगा पाचन? सो पाचन होगा इनसाइड द सेल, कोशिका के अंदर। सो पाचन की क्रिया कहां होगी? कोशिका के अंदर होगी, और यह बहुत ही सूक्ष्म जंतुओं में होता है। एग्जाम्पल देंगे, सो फाइलम प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, और सो प्रोटोजोआ में दूसरा फाइलम पोरीफेरा में, मतलब स्पंज में, और प्रोटोजोआ के जंतु जैसे अमीबा में इस तरह का पाचन होता है। अंतःकोशिका एक ही कोशिका है, उसी कोशिका के अंदर पाचन की क्रिया, पूरी पाचन की क्रिया। सोचो, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट होंगे, प्रोटीन एमिनो एसिड में, ग्लिसरॉल फैट, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, लेकिन वो सारी की सारी प्रक्रिया सिर्फ एक सेल के अंदर होगी। तो इस तरह के पाचन को हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रासेलुलर अंतःकोश की। एक्स्ट्रासेलुलर कहां होती है? पाचन की क्रिया आहार नाल के अंदर होती है। कहां पर? सो पाचन की क्रिया आहार नाल के अंदर होती है। अब देखो ये क्या होगा? विकसित जंतुओं में, अगर ऐसे कह रहे हैं तो विकसित जंतुओं में, लेकिन आप कंपटीशन पे जा रहे हो। सो जब कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं तो थोड़ा सा उसको ध्यान से बताने वाली जरूरत होती है, और एग्जाम्पल में आपको बताना पड़ेगा ये क्रिया कहां होगी। सो आपको बताना है कि ये क्रिया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक होगी। सो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम से लेकर कॉर्डेटा तक के जंतुओं में एक्स्ट्रासेलुलर, कहां पर? आहार नाल के अंदर पाचन की क्रिया होती है। अब जरा देखते हैं दोनों तरह का, जिसमें 50% पाचन, 50% पाचन की क्रिया कोशिका के बाहर हो रही है, और रिमेनिंग पार्ट या कहा जाए 50% पाचन की क्रिया कहां हो रही है? कोशिका के अंदर। तो अब देखो, ये इस तरह का और इस तरह का दोनों हो सकता है। ये कहां होगा? सो इस तरह का पाचन होता है शिलेंट्रेटा और टीनोफोरा फाइलम में। सो इसमें दो फाइलम आते हैं, टीनोफोरा, और टीनोफोरा की बात करें तो टीनोफोरा होगा, और कौन सा? टीनोफोरा में होगा, और इसके बाद सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। यहां कहां? हेल्मिन्थेस में, सेकाडेटा में। तो इस तरह से आपने देखा अंतःकोश की पाचन कैसी क्रिया है, जो किसी एक कोशिका के अंतर्गत होती है। सारा प्रोसेस डाइजेशन का सेल के अंदर ही हो जाता है। सो अंतःकोश की पाचन, जब पाचन की क्रिया आहार नाल के अंदर होती है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है, तो उसे क्या कहते हैं? बाह्य कोश की पाचन कहते हैं। और जब पाचन की क्रिया कहां पर? दोनों तरह के 50% डाइजेशन कोशिका के बाहर होता है और 50% डाइजेशन कोशिका के अंदर होता है। तो इस प्रकार के डाइजेशन को मिक्स डाइजेशन कह सकते हैं। इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये कहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के मेंबर में इस तरह का पाचन होता है।
सो भाई आप किस कैटेगरी में आते हो, क्वेश्चन बनेगा ना, तो आप आते हैं इस कैटेगरी में। इसका मतलब ह्यूमन में डाइजेशन कैसा होगा, सो आपको बताना पड़ेगा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, और वो कहां पर होगा, एलिमेंट्री कैनाल में। कहां होगा, एलिमेंट्री कैनाल में। तो जरा देखते हैं, अब डाइजेस्टिव आर्गन की बात करेंगे हम लोग इसके बाद। देखिए मैंने इसमें कुछ आपके लिए बना दिया था पहले ही, सो उसको देखते हैं तो क्या क्या होंगे उसमें पार्ट। आते हैं फिर से, सो कौन कौन से पार्ट थे उसमें, कहां कहां पर थे हम लोग, अगर उसको देखें तो जरा एक बार आप देखिए, एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं। देखो मैंने कहा था भोजन, भोजन के घटक, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जिनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीन कैसे थे, माइक्रोन्यूट्रिएंट थे। प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ द फूड, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में है। और लघु पोषक पदार्थ में क्या आएंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटेक्टिव होंगे, प्रिंसिपल ऑफ द फूड होंगे। अब देखो कितने विटामिन की जरूरत है, 20, और खनिज के कितने की जरूरत है, 21, ये भी बात बताई। अब हमने कहा भोजन क्या है, सो आपको पता है भोजन जीवों के लिए मूलभूत आवश्यकता है। क्यों है वो मैंने बताया, क्योंकि ऊर्जा भी प्रदान करेगा और टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए कार्बोहाइड्रेट। सो जरा भोजन के घटक देखें, हमारे भोजन के मुख्य घटक कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है। विटामिन और खनिज की भी थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। भोजन क्या करता है, भोजन ऊर्जा तथा वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए कार्बनिक पदार्थ प्रदान करता है। भोजन में अब देखिए भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो देखिए आपने समझ लिया कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन कैसे होते हैं। विटामिन तक ये कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स का मतलब जो खनिज हैं, ये खनिज क्या है, ये अकार्बनिक पदार्थ है। जल क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। तो इस तरह से हम बांट सकते हैं। अगर ऐसे बांटें तो कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तथा विटामिन होते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में खनिज और जल आते हैं। सब चीजें आपको एज इट इज लिखी मिलेंगी, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखिए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन क्या करते हैं, बृहद हैं, ज्यादा मात्रा में होते हैं और ये ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आपने देखा माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द फूड हैं, और ये क्या करते हैं, ये खनिज और विटामिन, जल भी है लेकिन आप खनिज और विटामिन को समझेंगे, हाँ, जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तथा जैविक क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक हैं। इनकी कमी से विशेष प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। अब देखो मिनरल्स कितने हैं, 21, मैंने इतना बता दिया था। अगर आप चाहो तो इनको दो भागों में बांट सकते हो। क्यों, कुछ मिनरल्स को थोड़ी ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, कुछ को बहुत कम मात्रा में। तो इस तरह से बृहद तत्व सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन होंगे, ये 100 mg पर डे चाहिए होते हैं। और अगर लघु तत्व देखें तो आयरन देखेंगे, आयोडीन, जिंक, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर और मोलिब्डेनम होते हैं, जिनकी बहुत ही थोड़ी सी मात्रा। देखो मिनरल्स में भी आपने देखा उधर क्या था, भोजन में भी दो तरह के माइक्रो और बृहद, और या ज्यादा मात्रा में यूज किए जाने वाले, कम मात्रा में यूज करने वाले थे। और यहां पर भी देखिए, यहां पर खनिज को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। इनको कहते हैं माइक्रो एलिमेंट, लघु तत्व। देखिए इसको क्या कहते हैं, बृहद तत्व और लघु तत्व। और इधर देखिए मैंने क्या कहा था, भोजन के घटक, इनमें से आपने देखा बृहद पोषक पदार्थ, कंफ्यूज मत होइएगा। बृहद पोषक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन आते हैं, और लघु पोषक पदार्थों में कौन से आते थे, विटामिन और मिनरल्स आते थे। लेकिन यहां पर अगर कहा जाए तत्व, बृहद तत्व में अर्थात इनकी मात्रा थोड़ी ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, वो कौन कौन है जी, इनको 100 mg पर डे के भी पर यूज करेंगे। और ये तत्व बहुत कम मात्रा में यूज किए जाते हैं। ये मेटल या नॉन मेटल के आयन होते हैं, धातु या अधातुओं के क्या होंगे, आयन के रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए अभी अभी हमने बताया कि डाइजेशन क्या होता है। जटिल अविसरणशील भोज्य पदार्थ का जल की सहायता से विसरणशील भोज्य पदार्थ में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं, पूरा लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या, वही चीज, कॉम्प्लेक्स फूड नॉन डिफ्यूजिबल, यहां क्या है, सिंपल फूड डिफ्यूजिबल,
विसरणशील, और उसमें कार्बोहाइड्रेट, नेपाली सेक्राइड में स्टार्च और ग्लाइकोजन मैंने आपको बताए। प्रोटीन बताया फैट, ये मोनोसेक्राइड में चेंज होंगे, मोनोसेक्राइड में क्या हो जाएंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आएंगे। ये किस प्रोटीन किस पर चेंज हो जाएगी, एमिनो एसिड में, और फैट ग्लिसरॉल फैटी एसिड। जितना आपको बताया उतना सब आपको पीडीएफ में भी मिलेगा। देखो ये डाइजेशन है, एंजाइम और वाटर की हेल्प से इस तरह से डाइजेशन होता है। अब हमने कहा यहां डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। ये बात मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए मैंने इतनी बात बताई कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला क्या होगा, डाइजेशन एंड टाइप ऑफ डाइजेशन। तो मैंने डाइजेशन तो बता दिया, टाइप्स ऑफ डाइजेशन में कितने तरह के बताया, 3 तरह के होंगे। इंट्रासेल्युलर, अंतःकोशिकीय, एक्स्ट्रा सेल्युलर, बाह्य कोशिकीय। इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा सेल्युलर, इसका मतलब अंत और बाह्य कोशिकीय का मिक्स। ये कहां होता था, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा में। एक्स्ट्रा सेल्युलर कहां होता था, प्लेटिहेल्मिन्थेस से कार्डेटा तक। और एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा कहां था, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। इस तरह से आपका रिवीजन भी हो गया। आपको ये सारे पीडीएफ एक एक पॉइंट आपको डिटेल में मिल जाएंगे, जैसे लिखा हुआ, जिससे आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जरा देखिए, अब मैं चलता हूं डाइजेस्टिव आर्गन की बात करते हैं। भाई डाइजेस्टिव आर्गन में क्या है आपका डाइजेस्टिव आर्गन, अभी हमने बताया एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल की बात नहीं करेंगे सर, एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ पाचक ग्रंथियां, वो ग्लैंड जो पाचन की क्रिया में मदद करती हैं, वो भी होंगी। इसका मतलब अगर हम पाचक अंग या डाइजेस्टिव आर्गन की बात करें तो डाइजेस्टिव आर्गन 2 प्रकार के होंगे। एक तो एलिमेंट्री कैनाल है और पाचक ग्रंथियां। एलिमेंट्री कैनाल तो आप समझते हो, पाचक ग्रंथियों में क्या होगा, सबसे पहले सलेवरी ग्लैंड, फिर क्या होगा, स्टमक में जाएंगे तब क्या होगा, वहां पर कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगी। फिर हम जब छोटी आंत में जाएंगे तो वहां 2 तरह की ग्रंथियां मिलेंगी, एक ब्रूनर ग्लैंड मिलेगी और एक क्रिफ्ट ऑफ लीवर क्रून मिलेगी। इसके बाद अगर देखें तो भी आपको लीवर और पेंक्रियाज भी डाइजेशन की क्रिया में मदद करेगा। फिर से याद कर लें, एलिमेंट्री कैनाल, उसे मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। एलिमेंट्री कैनाल 8 मीटर लंबी होती है, उसके कितने पार्ट हैं, क्या है, वो तो आप कर लेंगे, मैं अभी बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ग्रंथियों पर ध्यान दो। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सबसे पहले डाइजेस्टिव, क्यों, डाइजेस्टिव ग्लैंड से डाइजेस्टिव एंजाइम निकाले जाएंगे जो पाचन की क्रिया में मदद करेंगे। सबसे पहले डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हमारी बक्कल कैविटी में होती हैं, उनको हम कहते हैं सलेवरी ग्लैंड। क्या कहते हैं, लार ग्रंथियां। क्यों, ये लार का सिक्रीजन करती है। पर डे 1 से 1.5 लीटर तक लार सिक्रीट होती है, निकलती है। और कौन सिक्रीट करता है, सलेवरी ग्लैंड। इनके नाम ये जानते हैं, मनुष्य में कितनी होती है, 3 लार ग्रंथियां होती हैं, 3 प्रकार की। रैबिट में अगर देखें तो 4 प्रकार की, और कैट में देखें तो 5 प्रकार की। अब जरा देखो, इनके नाम भी मैं बता देता हूं, ऐसे मैं डिटेल बाद में बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले जो हमारी जीभ के नीचे हो, जीभ के नीचे होगी तो उसका नाम होगा, लैटिन लैंग्वेज में जीभ को कहते हैं लैंगुली, लैंगुई। टंग के नीचे जो पाई जाएगी उसको कहेंगे सबलैंग्यूअल। क्या बोलेंगे, सबलैंग्यूअल। आप ऐसे याद कर लिए, टंग के नीचे, जीभ के नीचे, सबलैंग्यूअल सबसे छोटी होती है, इससे ढेर सारी छोटी छोटी सी डक्ट निकलती हैं, सबलैंग्यूअल। अब देखिए, ये अपर जा, ऊपर वाला जबड़ा, और ये नीचे वाला जबड़ा, ये मैंडिबल और ये मैक्सिला बोन है। मैक्सिलिया बोन जहां खत्म हो, या कहा जाए मैंडिबल, चाहे नीचे वाले जबड़े की बात करें या ऊपर वाले, दोनों जबड़ों के बीच में, एंड में एक ग्रंथि होगी। वो सलेवरी ग्लैंड का नाम क्या होगा, दोनों तरह से नाम दे सकते हो, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी।
दूसरी ग्रंथि का नाम क्या हो गया? सब मैक्सिलरी सबलिंगुअल। और जानते हो इसकी डक्ट सबसे लंबी होती है। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, बस इतना समझो इसकी डक्ट सबसे लंबी होती है। और जानते हो सबसे ज्यादा मात्रा में सलाइवा यही स्रावित करती है, सब 70% सलाइवा सिक्रीट करती है। अब तीसरी पैरोटिड, ये क्या होता है? ये यूस्टिशियन ट्यूब है, इसी के नीचे की तरफ ये कान की ये ट्यूब है, उसी के नीचे होती सब, तो उसे क्या कहेंगे? पैरोटिड। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लेकिन सलाइवा सिर्फ 25% सिक्रीट करती है। लेकिन सलाइवा में पाए जाने वाले एंजाइम, सलाइवा में पाए जाने वाले एंजाइम कौन से एंजाइम? आपको मालूम होगा, सलेब्री एमाइलेज जिसे टाइलिन कहते हैं, और लाइसोजाइम जो कि बैक्टीरिया को मारता है। ये एंजाइम इसी से स्रावित लार में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये सबसे बड़ी है, लेकिन सलाइवा कम सिक्रीट करती है 25%, लेकिन इसमें एंजाइम्स होते हैं। मैं उसे डिटेल आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब अब देखो, ये तीन ही प्रकार की ग्लैंड मनुष्य में पाई जाती है। एक जीभ के नीचे, टंग के नीचे, इस वजह से सबलिंगुअल, दोनों जबड़ों के ज्वाइंट में, इस वजह से सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर बोल दीजिए। यूस्टेचियन ट्यूब के नीचे की तरफ पैरोटिड, जानते हैं सब पैरोटिड, स्नेक में, सांप में, पॉइजन ग्लैंड में चेंज हो जाती है। ये हो गई, ये सबसे बड़ी होगी, लेकिन सिर्फ 25% सलाइवा सिक्रीट करेगी। तीन तरह की ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड आपको मनुष्य में मिलेगी। लेकिन रैबिट में आई, ये आई आर्बिट है ना, आई के जस्ट पीछे, आई बाल के जस्ट पीछे की तरफ अगर देखें, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, पैराटॉइड, इंफ्रा ऑर्बिटल। क्या बोल देंगे? इंफ्रा ऑर्बिटल। आई ऑर्बिट के पीछे तो क्या बोलेंगे? इंफ्रा ऑर्बिटल होगी, लेकिन मनुष्य में नहीं होती। अब क्या होता है आपके मोलर टीथ, उसी तरह से कैट में थर्ड मोलर टीथ, कौन से? थर्ड मोलर टीथ के पास मोलर ग्लैंड होती है, वो भी क्या है? सलेब्री ग्लैंड है। इसका मतलब बिल्ली में या कैट में 5 तरह की सलेब्री ग्लैंड होंगी, रैबिट में 4 तरह की होंगी, मनुष्य में 3 तरह की। ये सलेब्री ग्लैंड आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझना होगा। तभी हमने कहा कि आप एक समरी बना लीजिए। एलिमेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलेब्री ग्लैंड होंगी, ये बक्कल कैविटी वाले रीजन में खुलेंगी। दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो आपके स्टमक वाले भाग में पाई जाएंगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड होंगी। इनको मैं 3 पार्ट में फिर डिवाइड करूंगा। किसके आधार पर? जैसे स्टमक के पार्ट होंगे कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक, कार्डियक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड नाम लेंगे। इसका मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड भी 3 तरह की होंगी, कार्डियक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड और पाइलोरिक। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी फंडिक। क्यों? क्योंकि जो फंडिक ग्लैंड होंगी इनमें 5 टाइप की सेल होंगी, 5 प्रकार की कोशिकाएं होंगी, और उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ निकलेंगे, जिनका वर्णन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे करूंगा। इसके बाद जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन वाले भाग में पहुंचते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है उसे डिओडिनम कहते हैं, अभी मैं बताऊंगा उधर। वहां पर उसकी सब म्यूकोसा में पाई जाने वाली ग्लैंड होती है, ग्रंथियां, जिन्हें हम लोग कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बोलेंगे? ब्रूनर्स ग्लैंड। और तो ब्रूनर्स ग्लैंड कहां होंगी? आपको आंसर देना है डिओडिनम वाले रीजन में होंगी। अब देखिए, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन, कोई मतलब नहीं, पूरी डिओडिनम, जिजुनम, इलियम, 3 पार्ट होते हैं। डिओडिनम, जिजुनम और इलियम तीनों भागों में जो फोल्ड होंगे उन्हें कहेंगे क्रिप्ट, और उन्हीं के बेस में ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनका नाम क्रिप्ट ऑफ लीवर कोन होगा।
ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगी, इस वजह से इनको इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। देखिए ब्रूनर ग्लैंड सिर्फ डिओडिनम में होती है, इस वजह से इसको डिओडिनल ग्लैंड कहते हैं, लेकिन ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, इस वजह से इनको इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। इसके बाद बची लीवर और पैंक्रियाज, है ना। तो लीवर और पैंक्रियाज भी आपको यहां पढ़ने होंगे। तो अब आप फिर से एक बार सोचिए, मैंने कहा जब डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के प्रकार हो गए, अंतःकोश की, बाह्य कोश की, अंतः और बाह्य कोश की मींस मिक्स्ड टाइप का। पाचन क्या है, कंप्लीट। अब जरा देखते हैं डाइजेस्टिव आर्गन क्या है। सो मनुष्य में अगर डाइजेस्टिव आर्गन की बात करेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल और उससे संबंधित ग्रंथियां। सो ग्रंथियों में कौन कौन सी आई याद कर लीजिए। सबसे पहले बक्कल कैविटी वाले रीजन में खुलने वाली कौन, सलेवरी ग्लैंड। फिर आपके स्टमक में पाई जाने वाली, आमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथियां, जिन्हें क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। यह भी कार्डियक, फंडस, फंडिक और पाइलोरिक 3 तरह की होंगी। और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाने वाली ग्रंथियां, जिनमें से पहली ब्रूनर ग्लैंड, जो कि डिओडिनम वाले रीजन में सब म्यूकोसा में पाई जाएंगी, और पूरी इंटेस्टाइन में फोल्ड के बेस में पाई जाने वाली क्रिफ्ट ऑफ लीवर कोन होंगी। इसके बाद 2 बड़ी ग्रंथियां जिन्हें आप जानते हो, लीवर और पैंक्रियाज, भी इसी से आपके डाइजेशन में मदद करती हैं। तो इस प्रकार सलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड, क्रिफ्ट ऑफ लीवर कोन, लीवर और पैंक्रियाज, इतने तरह की ग्रंथियां आपको यहां पर मैं पढ़ाऊंगा। एक एक में बहुत मजा आने वाला है, एक एक पॉइंट को समझिएगा। अभी तो आज ये स्टार्टिंग है, धीरे से एंट्री करते हैं चैप्टर में, जिससे पूरी चीज याद हो जाए। अभी आप बस इतने नेम याद कर लेना। अब जरा देखिए इसके बाद क्या होगा, फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन मींस केमिकल डाइजेशन। सो केमिकल डाइजेशन में ये जो ग्रंथियां एंजाइम निकालेंगी, उन एंजाइम्स की सहायता से किस प्रकार से पाचन की क्रिया होगी, इसको हम समझेंगे। तो अब आज का हमारा पार्ट रह गया एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट होते हैं। सो जरा देखते हैं हाउ मेनी पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। देखिए ये एलिमेंट्री कैनाल है, कितने मीटर। मनुष्य की आहार नाल, अभी हमने बताया, मनुष्य की आहार नाल लगभग 8 मीटर लंबी होती है। और इसको अगर हम चाहें तो 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहले आप उसके सारे नाम समझिए, फिर मैं उसमें 2-3 चीजें आपको बताता हूं। 8 मीटर आहार नाल है, उसमें सबसे पहले आपका क्या है, आहार नाल का सबसे पहला भाग माउथ, मुख। माउथ कहां खुलता है, बक्कल कैविटी में। सो मुख गुहा, मुख गुहा आगे की तरफ कंटिन्यू होती है किसके साथ, फेरिंग्स के साथ। किसके साथ कंटिन्यू होती है, सो वो फेरिंग्स के साथ होती है, ग्रसनी कहते हैं। और फेरिंग्स के बाद अगर हम देखें तो क्या होगा, फेरिंग्स के बाद आएगा कौन, एक ट्यूबुलर पार्ट, जिसे ईसोफेगस कहते हैं। सो ये ग्रासनाल या ग्रसिका, जिसे ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस के नीचे अगर चले तो ईसोफेगस कहां खुलता है, स्टमक में। और स्टमक के बाद क्या शुरू हो जाती है, आंत। कौन सी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। सो आंत को हम जानते हैं, सिर्फ छोटी आंत अगर देखा जाए सो 20 फीट लॉन्ग होती है। कितनी, 20 फीट, 20 फीट लंबी। उस छोटी, उसका नाम छोटी आंत है, लेकिन वो छोटी नहीं होती, सबसे लंबा भाग होता है, क्योंकि बड़ी आंत सिर्फ 1.5 मीटर की होती है, और ये कितना हो गया, 20 फीट की है। और इसके कितने भाग होंगे, इसके 3 भाग हो जाते हैं, जिनको हम लोग कॉमन भाषा में डिओडिनम, जिजिनम, इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिओडिनम, जिजिनम, इलियम कॉमन। और हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्रहणी, मध्यांत और क्षुद्रांत। ये भी याद कर लीजिएगा। सो इस तरह से आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा डिओडिनम, जिजुनम और इलियम। हिंदी में क्या कहेंगे, ग्रहणी, मध्यांत्र और क्षुद्रांत। 3 पार्ट में बांट सकते हैं। कितनी लंबी है। सो ये छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर देखा जाए तो ये सिर्फ छोटी आंत अगर देखें हम
तो कितनी लंबी होगी? ये छोटी आंत अगर देखा जाए तो सिर्फ छोटी आंत की अगर बात करें हम तो कितनी लंबी हो गई? 20 फीट। इसमें डियोडेनम, जिजिनम, इलियम, सिर्फ इसको अगर देखा जाए तो ये कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। और छोटी आंत का ये भाग डियोडेनम। अब जिजिनम और इलियम की बात करें तो ये लगभग 8 फीट, और अगर इसको देखें तो ये कितनी होती है? 12 फीट की होती है। इतनी लंबी, सोचो, स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसको डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, अभी आपने थोड़ा सा समझा। सो अब आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग हो सकते हैं। उनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ? ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम, ग्रहणी, मध्यांत और क्षुद्रांत। अब जरा देखिए लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन कैसी होगी? तो देखो, ने कहा 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। अब अगर हम इसको देखें, देखिए, बड़ी आंत को सीकम, कोलन और रेक्टम में बांटते हैं। किसमें? सीकम, कोलन और रेक्टम, 3 भागों में बांटते हैं। सीकम, कोलन और रेक्टम। पूरी अगर इस बड़ी आंत की बात की जाए तो इस बड़ी आंत की बात में अगर आप देखेंगे तो बड़ी आंत कितनी बड़ी होगी? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे? ये बड़ी आंत 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। सीकम, कोलन और रेक्टम आपको पता है, मनुष्य में सीकम वेस्टेंजियल है, छोटा सा पार्ट रिमेनिंग है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स रह जाती है और छोटा सा पार्ट। कोलन ही मेन है, इसके बाद रेक्टम, जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड भरा रहता है। तो इस तरह से आपने देखा मनुष्य में एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट हैं। अब जरा देखो, इसको फिर से एक बार ध्यान से समझते हैं और इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं जिससे आपको पूरी बात समझ में। देखिए, मनुष्य की आहार नाल के कितने भाग हो गए? माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक। इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडेनम, जिजिनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, सीकम, कोलन और रेक्टम होते हैं। अब जरा देखिए यहां ध्यान से, अगर हम इसी की बात करें, देखिए यहां पर दिखाया गया, आपको डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि ये माउथ था, ये मुख गुहा है और ये ग्रसनी है। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जाती है जिसका नाम ग्रसिका है और ये आमाशय में खुलती है। आमाशय का ये भाग देखो, ये सी शेप्ड, ये क्वेश्चन आता है बार बार, कौन सा भाग सी शेप होता है? सुग्रहणी, डियोडेनम सी शेप्ड होगी। इसके बाद अग्र, क्षुद्रांत, जिजिनम, और इसके बाद क्या आएगा? क्षुद्रांत लास्ट पार्ट आ जाएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलियम। जिजिनम और इलियम होंगे। इसके बाद बड़ी आंत के पार्ट आ जाते हैं। तो यहां देखो, ये रेक्टम दिख रहा है आपको, रेक्टम लिखा गया है। और क्या होगा? अंडनाल मींस सीकम, छोटा सा पार्ट, बिल्कुल छोटा सा पार्ट ये है। इसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यहां लगा होता है। इतना छोटा सा पार्ट सिर्फ क्या है? जिसे हम लोग कह देते हैं अंडनाल या सीकम। अंडनाल के बाद ब्रादांत, ये देखिए, ये इसको कोलन कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, एसेंडिंग लिम्ब जो सबसे छोटा होता है, ट्रांसफर पार्ट, और लास्ट में कौन सा होगा? डिसेंडिंग लिम्ब। और ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये सबसे छोटा पार्ट होगा, फिर ट्रांसफर होगा, और ये कौन सा होगा? डिसेंडिंग। और इसमें एक सिग्मोइड कॉलन भी होती है, इसको लास्ट पार्ट को सिग्मोइड मैं बनाऊंगा, तब आपको पूरी चीज मैं समझा दूंगा। अब इस तरह से आपने देखा ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट थे। अब देखो, एलिमेंट्री कैनाल को एक तरीके से और बांट सकते हैं। कैसे? माउथ से लेकर बक्कल कैविटी का ऊपरी भाग, पहला भाग, जहां पर ये जो ऊपर तालू है ना, हार्ड पैलेट तक का भाग, ये एक्टोडर्मल होता है। कैसा होता है? एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। इसके बाद सॉफ्ट पैलेट से लेकर के रेक्टम तक ऊपरी भाग इंडोडर्मल होता है। सिर्फ रेक्टल कैनाल, एनल कैनाल अगर देखा जाए, लास्ट पार्ट एनल कैनाल फिर से एक्टोडर्मल होती है। इसका मतलब आहार नाल का सिर्फ ये मुख गुहा का ऊपरी भाग तक, माउथ से मुख गुहा तक का भाग,
कैसा होगा? एक्टोडर्मल। सब पूरा पार्ट कैसा होता है? सब का सब पूरा पार्ट इंडोडर्मल होता है। रेक्टम के बाद जब एनस होगा तो एनल कैनाल होगी उसके ऊपर, सो एनल कैनाल फिर से एक्टोडर्मल होगी। इसका मतलब अगर वो जर्म लेयर के आधार पर पूछे कि आहार नाल का विकास किस जर्मन लेयर से होता है, सो एक्टो से और इंडो से। मुख्य भाग इंडो से ही बना होता है, सिर्फ ऊपरी थोड़ा सा भाग एक्टो से, और लास्ट में एनल कैनाल किससे बनी होती है? एक्टो से बनी होती है। तो इस तरह से बांट सकते हैं। दूसरी तरह से, तो इस तरह से आपने देखा, इसको हम फोरगट, मिडगट, हिंडगट में भी बांट सकते हैं, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं है, मैंने यहां लिख दिया है, अगर आपको जरूरत हो तो पढ़ लेना। क्या? फोरगट। फोरगट का मतलब होता है मुख और मुख गुहा, जो कि एक्टोडर्मल है। ये कैसी है? इसको हम फोरगट बोलते हैं। पहला पार्ट अग्रांत। अब फेरिंग से लेकर के रेक्टम तक का पार्ट कैसा हो गया? फेरिंग से लेके रेक्टम तक का पार्ट कैसा हो गया? इंडोडर्मल होता है, और इसे मिडगट में रखते हैं। अब फिर से देखिए, एनल कैनाल आ गया ना, सो गुदा और गुदानाल, एनस और एनल कैनाल फिर से कैसा हो गया? एक्टोडर्मल, और इसे क्या कहते हैं? हिंडगट, प्रोक्टोडियम। सो इस तरह से भी आप बांट सकते हो, फोरगट, मिडगट, हिंडगट, 3 पार्ट में बांट सकते हैं। देखिए इतनी बहुत काफी चीजें हो गई हैं, इन्हें आप बार बार पढ़ लीजिए, और फिर इसके बाद का पार्ट मैं डिटेल आपको बताऊंगा, जिसमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं एलिमेंट्री कैनाल को बनाकर नेक्स्ट टाइम पर समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।